हेलो +1। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में कवर करवा चुका बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में अगर अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे से क्लियर कर सकता है। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की कुछ एक लिमिटेशंस थी, उन्हीं लिमिटेशंस को पढ़ते हुए हम लोग मूव करेंगे ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बेसिकली क्या कहती थी बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये कहती थी कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो कौन सा नेचर, कौन सा कैरेक्टर कंटेन करती हैं, वेव नेचर कंटेन करती हैं। कि जो रेडिएशंस होंगी वो वेव की फॉर्म में मूव करती हैं। जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो वेव की फॉर्म में मूव करती हैं। और वेव क्या होती है, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसके बारे में हम लोग बात कर चुके लास्ट वीडियो में। लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या फ्रीक्वेंसी होती है, क्या उसकी वेलोसिटी होती है बच्चों, वो भी मैं आप लोगों को बता चुका। वो सारी चीजें मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस कर चुका। अब इसके वेव नेचर की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में जो उसने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में जो ये बात बोली गई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो वेव नेचर होती है, इनकी इस वेव नेचर की वजह से कुछ एक फिनोमिना थे जो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे थे, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये ऐसे फिनोमिना थे जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे हम लोग अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम एज अ वेव कंसीडर करके चल रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एज अ वेव लेके चल रहे हैं तो हम इन फिनोमिनाज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो सबसे पहली लिमिटेशंस लिखो बच्चों, लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की लिमिटेशंस। हाँ जी, सबसे पहली लिमिटेशन क्या लिखोगे बच्चों आप लोग? सबसे पहली लिमिटेशन लिखोगे आप कि इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। सेकंड बच्चों, सेकंड जो इसकी लिमिटेशन ये थी कि इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, इट वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, हाँ जी, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ये दो फिनोमिना थे बच्चों, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इनकी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, प्लैंक्स ने अपनी थ्योरी दी और प्लैंक्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बिहेवियर को दोबारा से स्टडी किया और उसने जो बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में वो पढ़ते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लैंक ने थ्योरी दी थी बच्चों। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, देखो ये क्या कहता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ये जो थ्योरी थी बच्चों, दिस वाज गिवन बाय मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक नाम का साइंटिस्ट था जिसने इस थ्योरी के बारे में अपनी राय दी। देखो उसने क्या बोला बच्चों, वो कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का पार्टिकल नेचर होता है। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या बोलती थी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनका कौन सा नेचर होता है? वेव नेचर होता है। अब ये क्या कह रहा है? ये कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का क्या होता है? पार्टिकल नेचर होता है। ये इसकी थ्योरी का सबसे मेन पॉइंट था, सबसे मेन पॉइंट था। इसने क्या बोला बच्चों? इसने बोला दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक radiations are made up of
आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये कहता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ना, ये पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती हैं। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, हम क्या बोल रहे थे अभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग कि वेव मूव कर रही है, वेव मूव कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वेव की फॉर्म में मूव कर रही है। अब ये कह रहा है कि जो ये वेव है ना, इसके अंदर क्या है, पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वेव की फॉर्म में, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वेव की फॉर्म में, ये बोल रहे हैं, ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव। तो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं दोज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सबसे मेन पॉइंट है बच्चों, इसी को ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स लिखवाता हूं वन बाय वन। जो सबसे पहला पॉइंट इसने बोला, ये कहता है कि अगर किसी सोर्स से एनर्जी एमिट हो रही है या कोई सोर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वहाँ पे जो रेडिएशंस एमिट होंगी या जो रेडिएशंस एब्जॉर्ब होंगी, बच्चों कोई सोर्स अगर एनर्जी को एमिट कर रहा है या कोई सोर्स अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो रेडिएशंस की फॉर्म में एमिट करेगा या रेडिएशंस की फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब करेगा। तो ये कह रहा है कि अगर कहीं किसी सोर्स से एनर्जी एमिट हो रही है या किसी सोर्स या कोई सोर्स एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है बच्चों, तो वो डिसकंटिन्यूअसली एमिट होगी या डिसकंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब होगी। वहाँ पे बात हो रही थी कंटिन्यूटी की। सबसे पहला ही पॉइंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम एनी सोर्स कंटिन्यूअसली। लेकिन ये क्या कह रहा है कि डिसकंटिन्यूअसली, कि अगर किसी सोर्स से एनर्जी एमिट हो रही है या तो कोई सोर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो डिसकंटिन्यूअसली इस प्रोसेस को करेगा और वो डिसकंटिन्यूअसली करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, जिनको उसने क्या नाम दिया, जिनको उसने नाम दिया बच्चों क्वांटा। क्वांटा मतलब अगर कोई सोर्स है तो इस सोर्स से एनर्जी अगर निकल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी तो क्या कह रही थी कि इस सोर्स से एनर्जी निकल रही है, वेव की फॉर्म में एनर्जी निकल रही है। ठीक है, ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेकिन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि ये कंटिन्यूअसली नहीं निकलेगी, ये डिसकंटिन्यूअसली निकलेगी और ये निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। और उन्हीं पार्टिकल्स को उसने क्या नाम दिया, एनर्जी पैकेट्स, जिनको उसने बोला क्वांटा, कि कंटिन्यूअसली नहीं निकलेगी। जैसे एक पार्टिकल एमिट करेगी पहले, वो पार्टिकल अलग अलग टाइम पे उस पार्टिकल की अलग अलग पोजीशन होगी। जैसे अगर इससे एक पार्टिकल एनर्जी का निकला, इस पार्टिकल की पोजीशन जब ये निकला तो यहाँ पे थी, थोड़ी देर बाद इस पार्टिकल की पोजीशन यहाँ गई, थोड़ी देर बाद यहाँ गई, थोड़ी देर बाद ये, और उसके बाद ये बच्चों, उसके बाद ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा। ये कैसे, वेव की फॉर्म में मूव करेगा। तो पहले जैसे एक पार्टिकल इससे इजेक्ट हुआ, थोड़े टाइम बाद दूसरा पार्टिकल निकलेगा तो डिसकंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट होगी फ्रॉम एनी सोर्स। और इसी तरीके से अगर कोई सोर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो भी डिसकंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब करेगा। तो किसी सोर्स से अगर एनर्जी एमिट हो रही है या कोई सोर्स अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस में उस काम को करेगा। और वो जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स होंगे, उसको उसने नाम दिया क्वांटा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था बच्चों, सबसे पहला पॉइंट ये था कि एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड डिसकंटिन्यूअसली। द एनर्जी, बहुत ध्यान से लिखना, ये पॉइंट सबसे मेन पॉइंट है। द एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड डिसकंटिन्यूअसली in the form of small energy packets, in the form of small energy packets called क्वांटा। स्मॉल एनर्जी पैकेट्स को उसने क्या बोला, क्वांटा। के पार्टिकल्स जो निकल रहे हैं उनको उसने नाम दिया स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। एक एनर्जी का पैकेट है वो पूरा का पूरा, जिसको उसने क्या नाम दिया, क्वांटा बोला बच्चों, क्वांटा। स्मॉल एनर्जी पैकेट्स को क्या बोला उसने, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स को उसने नाम दिया बच्चों क्वांटा, क्वांटा। और इन द केस ऑफ लाइट,
इन द केस ऑफ लाइट उसने इस क्वांटा को बोल दिया फोटोन, फोटोन बोला बच्चों। तो दीज एनर्जी पैकेट्स, आप लोग बोलोगे कि दीज एनर्जी पैकेट्स इन केस ऑफ लाइट, इन केस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटॉन्स। लो जी, इन एनर्जी पैकेट्स को लाइट के केस में उसने क्या नाम दे दिया, फोटॉन्स। सबसे मेन पॉइंट है बच्चों ये, ध्यान से देख लो इस चीज़ को। किसी भी सोर्स से अगर एनर्जी एमिट हो रही है या कोई सोर्स अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी को एमिट करेगा या स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और उन एनर्जी पैकेट्स को उसने क्या नाम दिया, फोटॉन्स बोला। उन एनर्जी पैकेट्स को बोला गया फोटॉन्स, क्वांटा, एंड दीज क्वांटाज आर कॉल्ड इन केस ऑफ लाइट फोटॉन्स, फोटॉन्स, ठीक है जी बच्चों। उसके बाद सेकंड पॉइंट बच्चों, सेकंड पॉइंट ध्यान से सुनो। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जो ये किसी सोर्स से, ये अगर सोर्स है जिससे एनर्जी एमिट हो रही है, अगर इससे कोई ये फोटोन निकला जो कि पैकेट ऑफ एनर्जी है, तो इसकी जो एनर्जी होगी, इसकी जो एनर्जी होगी, इस फोटोन की जो एनर्जी होगी या इस क्वांटा की जो एनर्जी होगी, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। मैंने अभी बताया आपको कि जैसे इससे कोई पार्टिकल निकला, पैकेट ऑफ एनर्जी निकला जिसको मैं फोटोन बोल रहा हूँ, इस फोटोन की अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन होगी। जैसे ये निकला यहाँ, थोड़े से टाइम बाद इसकी पोजीशन ये है, थोड़े से टाइम बाद ये है, मूव करेगा वेव की फॉर्म में। बच्चों ध्यान रखना, मूव करेगा वेव की फॉर्म में। दिखाई कैसे देगा हम लोगों को, वेव की फॉर्म में दिखाई देगा। बट दीज वेव्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, जिनको मैं क्या बोल रहा हूं, क्वांटा। सबसे पहला पॉइंट यही तो था, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब आप ये नहीं बोलोगे कि सर ये ऐसे रैंडमली स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में मूव नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा भाई, ये मूव कैसे करेगा, वेव की फॉर्म में मूव करेगा, तभी तो हम लोगों को वेव दिखाई देगी। लेकिन वो वेव किस चीज से बनी हुई है, पार्टिकल से बनी हुई है। तो इस फोटोन की पोजीशन अलग अलग टाइम पे कुछ इस तरीके से होगी, मूव करता रहेगा कुछ इस तरीके से, अलग अलग टाइम पे इस तरीके से पोजीशन आती रहेगी इसकी। थोड़े टाइम बाद इधर आया, उसके बाद ये इधर गया, इधर गया। तो अगर इन सारी की सारी पोजीशंस को मैं बच्चों मैच कर देता हूं तो यहां बन जाती है वेव। ये सिचुएशन है कि पार्टिकल की पोजीशन अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगी, जिसकी वजह से एक वेव की फॉर्मेशन हो रही है। हम लोगों को वो वेव की फॉर्म में मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो सेकंड पॉइंट है, ये कह रहा है कि जो इस क्वांटा की एनर्जी है, या इस क्वांटम में बोल देता हूं, इस क्वांटम की जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। हर एक क्वांटम की, हर एक क्वांटा की जो एनर्जी होगी, वो इसकी जो एनर्जी होगी, इसकी जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इस क्वांटा की जो एनर्जी होगी, इस क्वांटा की जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिस फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रही है, जिस फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एनर्जी ऑफ दिस क्वांटा। इस क्वांटा की जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कि वेव कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रही है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ वो मूव कर रही है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ वो मूव कर रही है, उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी उस पर्टिकुलर क्वांटा की। दोबारा बोल रहा हूं, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ वो वेव मूव करेगी, उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी उस पर्टिकुलर क्वांटा की, उस पर्टिकुलर क्वांटा की जिससे वो वेव मिलके बनी हुई है। ठीक है जी बच्चों, जिससे वो वेव बनी हुई है। तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं, द एनर्जी ऑफ सेकंड पॉइंट क्या है, द एनर्जी ऑफ ईच quantum is directly proportional to the, each quantum is directly proportional to the frequency of radiation, is directly proportional to the frequency of radiation। वो frequency of radiation के directly proportional होगी। energy of that quanta इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मैं न्यू से दिखाता हूं आप लोगों को, मैं पहले ही बता चुका ये बात।
फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन को मैं न्यू से दिखाता हूँ, पिछले वीडियो में मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका। तो एनर्जी ऑफ क्वांटा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए प्लैंक्स ने एक कांस्टेंट दिया था जिसको बोला गया प्लैंक्स कांस्टेंट, और उसको डिनोट करता हूं h से, स्मॉल h से। इसको बोला जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट इसको बोला जाएगा बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट। और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या रहेगी? 6.626 10 रेज़ टू पावर माइनस 6.626 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। लो जी 6.626 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ये h की वैल्यू रहेगी। इसको याद कर लेना, न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को यूज करनी पड़ेगी। 6.626 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, दिस इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। दिस इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये था बच्चों सेकंड पॉइंट। अब देखो थर्ड पॉइंट, देखो थर्ड पॉइंट देखो, ये कहता है कि किसी सोर्स से जो टोटल एनर्जी निकल रही है, अगर मैं कहता हूं ये सोर्स है कोई लाइट का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का कोई सोर्स है, इससे जो टोटल एनर्जी निकली, जैसे मैं कहता हूं अगर एक फोटोन निकला, एक फोटोन ये वेव की फॉर्म में मूव करता रहा इस तरीके से। अब एक ही फोटोन थोड़ा निकलेगा बच्चों इससे, डिसकंटिन्यूअसली है प्रोसेस। एक फोटोन के बाद दूसरा फोटोन निकलेगा, उसके बाद तीसरा फोटोन निकला, मैं कहता हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से फोटॉन्स निकलते जा रहे हैं, डिसकंटिन्यूअसली निकलते जा रहे हैं। फोटॉन्स निकलेंगे डिसकंटिन्यूअसली। अब टोटल एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस सोर्स से एमिट हो रही है, इस सोर्स से जो निकल रही है, उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स उस सोर्स से निकले, कितने नंबर ऑफ क्वांटा पैकेट्स ऑफ एनर्जी उस सोर्स से निकले, है ना। टोटल एनर्जी अगर मेरे को देखनी है, अब ये एच न्यू क्या था? ये एच न्यू था एक फोटोन की एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी। अगर मैं चाहता हूं टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जितने फोटॉन्स आ रहे हैं, जितने फोटॉन्स आ रहे हैं, उन फोटॉन्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स, या मैं बोल दूं हाँ ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स मैंने बोल दिया। नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने उस सोर्स से एमिट हो रहे हैं, अगर मैं उनसे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टोटल एनर्जी निकल जाएगी। टोटल एनर्जी एमिटेड और टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय एनी सोर्स। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा विद द नंबर ऑफ फोटॉन्स, कितने टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स उसने एमिट किए। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या रहेगा बच्चों? द टोटल एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी। थर्ड पॉइंट लिखोगे आप लोग, द टोटल एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी या बाय अ सोर्स, जो भी आप लोग लिखना चाहो, इज अ होल नंबर मल्टीपल और इंटीजर मल्टीपल ऑफ क्वांटम। लो जी, जो टोटल एनर्जी वो एमिट करेगा, मैं टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स चेक कर लूंगा, उससे उस सोर्स से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की टोटल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करी जाएगी? टोटल एनर्जी उसने कितनी एमिट करी, टोटल एनर्जी उसने कितनी एमिट करी बच्चों, दैट विल बी इक्वल टू सम होल नंबर मल्टीपल ऑफ, या मैं बोल दूं सम होल नंबर मल्टीपल या इंटीजर मल्टीपल ऑफ क्वांटा या क्वांटम। ठीक है जी, तो ये हो जाएगी टोटल एनर्जी, E इज इक्वल टू NH न्यू। ये था बच्चों प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में।
3 पॉइंट थे, बहुत ध्यान से इन तीनों पॉइंट को पढ़ना। पहला पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो डिसकंटिन्यूअसली एनर्जी निकलती है, डिसकंटिन्यूअसली एनर्जी की फॉर्म में निकलती हैं फ्रॉम एनी सोर्स, और वो पार्टिकल्स कंटेन करती हैं जिनको क्या नाम दिया गया, क्वांटा बोला गया। हर एक क्वांटा की एनर्जी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। और थर्ड पॉइंट क्या था बच्चों कि टोटल एनर्जी किसी सोर्स से कितनी निकल रही है, किसी सोर्स से टोटल एनर्जी कितनी निकल रही है, इट विल बी डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फोटॉन्स, उससे कितने इजेक्ट हो रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स उससे कितने एमिट हो रहे हैं। तो इट विल बी सम होल नंबर मल्टीपल ऑफ दैट क्वांटा, होल नंबर मल्टीपल ऑफ दैट क्वांटा। ठीक है जी बच्चों, तो फॉर्मूला जो हमारा आया, जो फॉर्मूला आया वो क्या था, वो था E इज इक्वल टू एन एच न्यू। अब न्यू क्या है, यहाँ पे न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। न्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। एच है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट, एच को मैंने बोला प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट बच्चों। और एन क्या था, सम इंटीजर मल्टीपल और सम होल नंबर मल्टीपल। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा था C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। मैंने बोला था इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आगे भी यूज होगा। C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। यहां से C क्या था बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट, न्यू क्या था, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ दैट रेडिएशन। तो यहाँ से अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा C बाय लैम्डा, C बाय लैम्डा मैं यहाँ रखता हूँ, E इज इक्वल टू एन एच C बाय लैम्डा। लो जी, ये फॉर्मूला हो जाएगा, E इज इक्वल टू एन एच C बाय लैम्डा। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आते हैं वही प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से। यहाँ से E इज इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा। H है प्लैंक्स कांस्टेंट, N क्या होगा, सम इंटीजर मल्टीपल होगा फोटोन की एनर्जी का, और C क्या है, स्पीड ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रही है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा वेवलेंथ आप लोगों को कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल के अंदर दी मिलेगी। तो एक आध न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं बच्चों, देखो क्या कहता है। ये कहता है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन, calculate the wavelength of a photon calculate the wavelength of a photon having energy of 1 electron volt, having energy of 1 electron volt। ये कह रहा है बच्चों calculate द वेवलेंथ, वेवलेंथ निकालनी है बच्चों, बड़ा सिंपल है, लैम्डा कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन, ऑफ अ फोटोन, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन हैविंग एनर्जी ऑफ हैविंग एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों जो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये ध्यान रखना, ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ये वैल्यू आप ध्यान रख लेना, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप लोगों को निकालना क्या है, यहाँ से लैम्डा निकालना है। फॉर्मूला आप लोग जानते हो, E इज इक्वल टू क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा। लैम्डा यहाँ से कैलकुलेट करना है तो ये क्या हो जाएगा, एच सी बाय ई, एच सी बाय ई। बड़ा सिंपल है, लैम्डा कैलकुलेट करना है। एनर्जी उसने दिया आप लोगों को, कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻19। एच की वैल्यू आप लोग जानते हो, एच की वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। और ई की वैल्यू आप लोगों को दे दी 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। लो जी बच्चों, आप लोगों को यहां से निकालना है लैम्डा।
तो मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ, देखो सारी की सारी एक बार। यहाँ देखो लैम्डा कैलकुलेट करना है, लैम्डा कैलकुलेट करना है। h की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34। यूनिट साथ में रखा करो बच्चों, जूल सेकंड। c की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। हाँ जी, और एनर्जी की वैल्यू कितनी है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जूल से जूल गया, सेकंड से सेकंड गया, लैम्डा है मीटर में आएगा आंसर। ठीक है जी, ये सारा का सारा आप अपना सॉल्व कर लेना, मैं आंसर बता देता हूँ। यहाँ से आपका जो आंसर आ रहा है बच्चों, लैम्डा की वैल्यू आ रही है 12.42 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, 10⁻⁻7 मीटर, ये लैम्डा निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करते हैं। देखो लिखो कैलकुलेट एंड कंपेयर द एनर्जीज ऑफ, कैलकुलेट एंड कंपेयर, कैलकुलेट एंड कंपेयर द एनर्जीज ऑफ, कैलकुलेट एंड कंपेयर, अच्छा जी, कैलकुलेट एंड कंपेयर द एनर्जीज ऑफ, एनर्जीज ऑफ टू रेडिएशंस, दो रेडिएशंस की एनर्जी को आप लोगों को कंपेयर करना है। टू रेडिएशंस, दो रेडिएशंस हैं जो कि वेव की फॉर्म में जा रही हैं। मान लो इसकी एनर्जी E1 है, कोई दूसरी रेडिएशन है जो वेव की फॉर्म में मूव कर रही है, इसकी एनर्जी E2 है। इसमें कोई फोटोन मूव कर रहा है बच्चों, इसमें कोई फोटोन मूव कर रहा है, ठीक है, इसमें कोई दूसरा फोटोन मूव कर रहा है, तो इसकी एनर्जी E1 है और दूसरी वेव की एनर्जी मैंने क्या ले ली, E2 ले ली। कैलकुलेट एंड कंपेयर द एनर्जीज ऑफ टू रेडिएशंस, वन विद वेवलेंथ 800 पिकोमीटर, पहले वाली है जो E1 बोल दिया, जिसको मैंने, जिस वेव के लिए मैंने एनर्जी E1 बोली है, इसके लिए वेवलेंथ लैम्डा 1 आप लोगों को दे दिया 800 पिकोमीटर, 800 पिकोमीटर। वन विद वेवलेंथ, वन विद वेवलेंथ 800 पिकोमीटर, पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना आप लोगों को आता है बच्चों, वो देख लेना, अगर जरूरत पड़े तो कर लेना। एंड अदर विद वेवलेंथ 400 पिकोमीटर, बड़ा आसान है ये तो। एंड अदर विद वेवलेंथ 400 पिकोमीटर, 400 पिकोमीटर। लो जी, ये दूसरी वेव है जिसके लिए वेवलेंथ कितनी है बच्चों 400 पिकोमीटर, 400 पिकोमीटर। पहली कोई वेव मूव कर रही है, उसके अंदर कोई फोटोन मूव कर रहा है बच्चों, उसके लिए वेवलेंथ 800 पिकोमीटर दी है। कोई दूसरी वेव मूव कर रही है, उसके लिए वेवलेंथ 400 पिकोमीटर दी है। कहता है इन दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, इन दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एनर्जी को कंपेयर करो। तो कर दो बच्चों, E1 HC, H दोनों के लिए सेम रहेगा, प्लैंक्स कांस्टेंट। C स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रही है, दोनों के लिए सेम रहेगी। यहाँ क्या आ जाएगा, लैम्डा 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। E2 इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा 2, इक्वेशन नंबर 2। लो जी, दो रेडिएशंस, दोनों की एनर्जी E1 E2, दोनों के लिए वेवलेंथ लैम्डा 1 लैम्डा 2। लैम्डा 1 मैंने कितना ले लिया बच्चों 800 पिकोमीटर, और लैम्डा 2 मैंने कितना ले लिया, लैम्डा 1 मैंने ले लिया 800 पिकोमीटर, और लैम्डा 2 मैं यहाँ से ले रहा हूँ 400 पिकोमीटर। लो जी, E1 डिवाइड बाय E2 कर दो बच्चों, कंपेयर ही करना है ना, दोनों को डिवाइड कर दो। लो, HC बाय लैम्डा 1 और लैम्डा 2 चला जाएगा ऊपर, और यहाँ आ जाएगा HC, HC से HC कैंसिल आउट हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने मत बैठना, पूरा सॉल्व करने मत बैठना, कहीं पहले इसकी वैल्यू पुट करो, E1 निकालो, इसकी वैल्यू पुट करो, यहाँ से E2 सॉल्व करो, फिर दोनों को डिवाइड करो, सीधा करो E1 बाई E2, तो ये क्या आ जाएगा लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1। लो जी, लैम्डा 2 कितना था, लैम्डा 2 था सर 400 पिकोमीटर, और लैम्डा 1 कितना था 800 पिकोमीटर। पिकोमीटर से पिकोमीटर कैंसिल आउट हुआ, इट विल बी 1/2, 1/2। दैट मीन्स के E1 बाई E2 विल बी इक्वल टू 1/2। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट 2 E1 इज इक्वल टू E2। दैट मीन्स क्या बोल रहा है, दैट मीन्स एनर्जी ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एनर्जी ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विल बी इक्वल टू
विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगी, अगर मैं फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तब उसके इक्वल होगी। तो दोनों में से ज़्यादा कौन सी हुई बच्चों, E1 और E2 में से, ये है E1 और ये E2 है। E2 अगर मैं 2E1 करता हूं तब आएगी, या मैं बोल दूं E1 क्या है, E2/2 है। E1 क्या है, E2/2 है। E1 है E2/2। E2 का अगर हाफ करता हूं तो क्या निकल जाएगी बच्चों, E2 का अगर हाफ कर दूंगा तो E1 निकल जाएगी। मतलब E1 एनर्जी कम है, E1 एनर्जी कम है, फर्स्ट रेडिएशन के लिए एनर्जी क्या है, कम है, और सेकंड रेडिएशन के लिए एनर्जी क्या है बच्चों, ज़्यादा है। सेकंड रेडिएशन के लिए एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। आप यहाँ से भी देख सकते हो इस चीज़ को, आप यहाँ से भी देख सकते हो इस चीज़ को। ये तो हम लोगों ने मैथमेटिकली निकाल लिया, ये तो हम लोगों ने मैथमेटिकली निकाला बच्चों। E1 इज इक्वल टू HC λ1 था और E2 क्या था, HC λ2। थोड़ा सा यहाँ से सोचो, HC λ1 क्या था, 800 पिकोमीटर है ना, और λ2 क्या लिया था मैंने, 400 पिकोमीटर। दोनों में से लैम्डा किसका ज़्यादा है, दोनों में से वेवलेंथ किसकी ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा इसकी है, लैम्डा इसका ज़्यादा, तो इसके लिए एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। E1 क्या होगी, कम होगी, E1 क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू E2 फॉर दिस न्यूमेरिकल। जिसके लिए वेवलेंथ ज़्यादा उसके लिए एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए लैम्डा ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ये देखो, ये यहाँ से पता चल रहा है ना, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए लैम्डा ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए लैम्डा कम होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सेकेंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके लिए लैम्डा कम है, तो सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, और फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए लैम्डा ज्यादा है तो उसके लिए एनर्जी क्या होगी, कम होगी। सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए लैम्डा कम तो उसकी एनर्जी ज्यादा, और फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए लैम्डा ज्यादा तो उसकी एनर्जी कम। ठीक है जी बच्चों, इस चीज को ध्यान रखना। ये सब सारी चीजें आप लोगों को आपस में कंपेयर करनी आनी चाहिए। ठीक है, ये था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट अगर अभी भी आप लोगों को आता है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हो। ठीक है जी बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।